Welcome everyone in this new video. Today's video is going to be very special for you all guys क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो कि प्रीवियस पेपर हुआ था हमारा 2023 में, ठीक है, JKSSB JSOL का। बिकॉज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं डायरेक्टली ग्रुप में भी या यहाँ पे भी डायरेक्टली फ़ोटो शेयर कर सकता था, ठीक है, आपके साथ, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की जो वेटेज है वो आप देख पाते, ठीक है। बट मैंने समझा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जो मुझे और यहाँ पे हाईलाइट करने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक तो मैंने सब्जेक्ट्स वाइज जो हमारे जनरल सब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने जनरल सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। तो मैंने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज है, बट उन सब्जेक्ट्स को भी मैंने फर्दर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में हर किसी सब्जेक्ट का यहाँ पे टॉपिक वाइज, ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे कि सब्जेक्ट जो है हमारा पहला यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो कि आपको आप सबको पता है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड अगर हम JKSSB के सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे तो इसके हमारे कितने मार्क्स रहते हैं, 15 मार्क्स, ठीक है। यह हमारा 15 मार्क्स का आता है आपका, क्योंकि बट इसमें 15 मार्क्स जो है वो अकेले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नहीं है, बल्कि वो 15 मार्क्स आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके कुल मिला के 15 मार्क्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों सब्जेक्ट्स में भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है, हालांकि एक्चुअल में ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है, ठीक है, बट JKSSB जो है वो इनको एक ही सब्जेक्ट कंसिडर करता है। तो इसमें भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्क्स वेटेज के हिसाब से। तो इसी तरह से मैं हर सब्जेक्ट के जो है वो यहाँ पे सब पार्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहे थे पिछले पेपर में, और उससे पहले भी यही ट्रेंड रह चुका है, ठीक है। जनरली जो है वो यही ट्रेंड रह चुका है। उससे पहले अगर हम बात करेंगे जितने भी ऑफलाइन मोड में पेपर हुए हैं, ठीक है, तो यही ट्रेंड रहा है, ठीक है। और यही जो है अभी हमारे पास एक हमारे लिए एक बड़ा बेंचमार्क है, जो हमें फ्यूचर में जो है वो बहुत काम आएगा, ठीक है। एंड दिस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, द मार्क्स वेटेज जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि JKSSB जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स में भी किन टॉपिक्स को वो ज़्यादा वेटेज देता है, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस टॉपिक को वो ज़्यादा पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक वेटेज देता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो आपको फ़ायदा देगी, ठीक है, प्रेपरेशन में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 मार्क्स जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हमें टोटल में आए हुए थे, ठीक है। सिर्फ मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ से आपके 9 मार्क्स जो है वो आए थे पिछले पेपर में। अब उसने कौन कौन से टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कंसिडर किए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, कि जनरली उसने कौन कौन से टॉपिक से जो है ना वो मार्क्स लिए थे, क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1 प्रेफरेंस जो है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को हम देंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो उससे आपके कितने क्वेश्चंस आए थे, तो उससे आपके 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन थी, और आपको उस पे जो है वो लोड की इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन थी और आपको लोड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, ठीक है। तो जो कि एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम वो यहाँ से पूछता है, ठीक है। और JKSSB का ट्रेंड रहा है ये, चाहे आप JKPSC की भी बात करो, जो कि AE का पेपर सेट करते हैं, उसमें भी वो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ से आपके 2 शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट जो है
दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक तो जिसमें आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन थी, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन भी जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के टॉपिक से आया था, उसमें भी वो ऐसे ही वो डायग्राम विदाउट डायग्राम था, ठीक है। तो उसमें आपको स्टेटमेंट कंसिडर करनी थी, ठीक है, उसमें भी आपको लोडिंग बतानी थी, ठीक है। नहीं सॉरी, उसमें उस क्वेश्चन में आपको जो है वो एक बीम दिया जो है वो गिवन था क्वेश्चन में, बीम गिवन था जिस पे आपका कपल एक्ट कर रहा था, ठीक है, और फिर आपको बताना था कि नीचे आपके पास ऑप्शंस दिए गए थे और आपको बताना था इस कपल की वजह से कौन सी जो है शेयर, किस तरह की शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो इस पे बनेगी, ठीक है ना, और बेंडिंग मोमेंट जो है वो उसकी वेरिएशन क्या होगी, तो ये आपको बताना था। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो ये टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यहाँ से वो ज़्यादा कपल जो है, कपल के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक तो शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो वो तो है ही, उसके अलावा कपल से कपल के रिगार्डिंग के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये तो हो गया शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो अभी देखो आप, अगर मैं इस पेपर की बात करूंगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो वो फोकस करता है JKSSB, तो वो आपकी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करता है, ठीक है। मीन्स अगर आपकी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या आप हर टॉपिक कंसिडर करो, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसकी आपकी प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी वो देखो, वो उतना ज़्यादा डीप भी नहीं पूछता है एक्चुअल में, बट वो क्या करता है, वो बेसिक कंसेप्ट ही पूछता है आपसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लैक कर रहे हो, तो आपसे क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, ठीक है, वो आपका रीज़न बनेगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है, जो मैंने इस पेपर से एनालाइज किया है। और दूसरी बात जो मैंने बताई कि वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपसे पूछता है, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में ही पूछता है। और तीसरी बात ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि वो एप्लीकेशंस, ठीक है, मीन्स जितने भी आप कंसेप्ट्स पढ़ते हैं उनकी एप्लीकेशन जो है उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछता है कि इनकी एप्लीकेशन क्या होगी। कोई भी कंसेप्ट, चाहे आप स्ट्रेंथ मटेरियल में पढ़ो, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ो, तो जितने भी कोर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनके एप्लीकेशंस के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा जो है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है आपका वो टेस्ट करेगा, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल वो आपको सॉल्व करने के लिए देता है, बट उसमें थोड़ा सा आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो ये है उसका बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने का। तो जो कि रिटन, स्पेशली रिटन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो ऑफलाइन आपका रिटन MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर जो है वो कंडक्ट होता है, उसमें वो ये सारी चीज़ें जो है वो कंसिडर करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज ही आपसे पूछता है, बेसिक कंसेप्ट्स पे ही वो फोकस करता है, बट वो आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक करता है, ठीक है। आप कितना उस अपने कंसेप्ट्स को कितना जो है वो एप्लीकेबल कर पा रहे हो, ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो के बेसिस पे, वो चीज़ वो आपकी ज़्यादा चेक करता है, ठीक है। तो बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, सिंपल जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, ठीक है, और रियल वर्ल्ड सिनेरियो के बेसिस पे कंसेप्ट्स को अप्लाई करना सीखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है वो आपकी होनी चाहिए, दैट इज़ इट। बाकी आपका हो जाएगा, इसमें और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक, ठीक है। दूसरा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो यहीं से आए थे आपके, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से टोटल 9 क्वेश्चन आए थे और उसमें से 2 क्वेश्चन आपके हो गए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट टॉपिक से। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला टॉपिक जो हमारा सॉम का आता है, दैट इज द सिट्रस स्ट्रेन, ठीक है ना, वो आपका सिट्रस और स्ट्रेन का टॉपिक है। तो वहां से उसने एक न्यूमेरिकल पूछा था जिसमें उसने एक टैपरिंग बार, रेक्टेंगुलर बार दिया था,
ठीक है, उसके डायमेंशंस दिए वगैरह दिए थे और आपको स्ट्रेन जो है, इलोंगेशन जो है वो उसकी कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, थोड़ा सा वो ट्रिकी क्वेश्चन था, बट बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक, ठीक है, कवर। तो 3 मार्क्स आपके हो गए। एक तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से 2 मार्क्स आए थे, और एक आपका हो गया सिट्रस स्ट्रेन जो आपका टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो ये हो गए आपके टोटल 3 क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका आया था किस टॉपिक से, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। ठीक है, जो हम कॉन्सेप्ट के टॉपिक पढ़ते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, तो उसमें एक प्योर शेयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन इसने पूछ लिया था, ठीक है, जो कि ऑब्वियस है, एक्सपेक्टेड है। तो वही है, एक्सपेक्टेड चीज़ें ही बेसिकली पूछता है वो। ठीक है, वो ज़्यादा आपको न डीप पूछता है, ठीक है, न कोई डाइवर्टेड चीज़ पूछता है, वो एक्सपेक्टेड ही पूछता है, इंपॉर्टेंट ही पूछता है। ठीक है, बट उसमें वो क्या करता है, थोड़ा सा रियल सिनेरियो बेसिस पे जो है वो चीज़ें पूछता है आपसे। ठीक है, और जिनमें आपके ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से वो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछता है। ठीक है ना। तो ये तो अब हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से 2 क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टॉपिक जो है वहाँ से 1 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन जो है वो आया है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, जो कि पहला ही यूनिट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आया था, दैट वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से उसने एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स के बारे में स्टेटमेंट पूछी थी, और उसके मेथड्स के बारे में बेसिकली पूछा था। ठीक है, जो कि वो भी एक एक्सपेक्टेड है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, वहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए अभी तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। अब हमारे 4 क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, ये तो हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो आपके 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैंने गिनवा दिया आपके सामने। अब रहे और 4 क्वेश्चन, तो वो कहाँ से आए थे मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें अगर हम स्पेशली बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि कोर कंसेप्ट है, दैट इज़ द सिंपल बेंडिंग। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग है वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उससे भी आपको एक क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन उससे आया था। ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछा था। ठीक है, मीन्स वहाँ पे भी आप उसने कहाँ किस चीज़ पे फोकस किया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया, बेसिक चीज़ पूछी आपसे, जो बेसिक एजप्शन है उसके बेसिस पे आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया। ठीक है, और जो बेसिक कंसेप्ट है सिंपल बेंडिंग का वो पूछ लिया आपसे। तो बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो उसका मेन फोकस वो रहता है, क्योंकि वो फिर स्टेटमेंट्स उस तरीके से पूछता है कि थोड़ा सा ट्रिकी होती है। ठीक है, मीन्स अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो तभी आप कर पाओगे। तो ये आपके हो गए अभी तक 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आ गए। अभी हमारे बचते हैं 3 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। ठीक है, तो वो मैं बात करूंगा आपसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और 3 क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आए थे, कॉलम, जो थ्योरी ऑफ कॉलम्स है वो भी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड आए थे। ठीक है, जिसमें आपको वो रेस्ट्रेंट कंडीशंस गिवन होती है। ठीक है, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी होती है, तो उस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड 2 क्वेश्चन इसने पूछ लिए थे। ठीक है, तो ये आपके हो गए 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। और एक और क्वेश्चन इसने पूछा था डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, वो था आपके सिंपल बेंडिंग से ही। ठीक है, सिंपल बेंडिंग से एक और क्वेश्चन आया था, उसमें आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा था, और आपको बेसिक टर्म्स जो है वो पूछी थी, जैसे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इलॉन्गेशन, न्यूट्रल एक्सिस, टॉप फाइबर। ठीक है, इनको आपने मैच करना था, लिस्ट सेकंड में आपके पास चीज़ें गिवन थी उनके साथ मैच करना था। तो ये भी आपकी बेसिक टर्म्स थी जो कि सिंपल बेंडिंग में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपके 9 क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, जिसमें आप देखोगे कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसी तरह से जो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग है वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, हो गए 4 क्वेश्चन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है
वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया था, हो गए 5 क्वेश्चन। और इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज़ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। तो वहाँ से आपका एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हो गए आपके 6 क्वेश्चन। और कॉलम्स से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, थ्योरी ऑफ कॉलम से हो गए आपके 8 क्वेश्चन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक क्वेश्चन आया था। तो टोटल आपके 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और भी मिसलिनियस टॉपिक्स है, जैसे कि थिन सिलेंडर्स है, और फेल्योर थ्योरीज है, ठीक है। तो वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पिछले पेपर्स भी उठा के देखोगे तो उनसे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है। बट ये जो टॉपिक है, ठीक है, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनसे वो रेगुलरली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हालांकि उन टॉपिक्स को भी हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमें पढ़ना है, बिल्कुल पूरा पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। बट ज़्यादा वेटेज जो रहती है वो इन टॉपिक्स से रहती है, ठीक है, जिसमें भी आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट और थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग और थ्योरी ऑफ कॉलम्स, ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बिना टाइम वेस्ट के इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे। अगर आप इससे पहले पेपर्स उठा के देखोगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से वेटेज बहुत ज़्यादा कम आती थी, बट इस बार उसने थोड़ा सा यहाँ से वेटेज बढ़ाई है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी आता है आपका, ठीक है। तो मैंने उसको भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी उसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो यहाँ पे भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं थ्योरम्स की बात करूँगा। इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। लैमिस थ्योरम, वेरिगॉन्स थ्योरम, ठीक है, जितने भी थ्योरम्स हैं, तो या पैरेललोग्राम लॉ है, फोर्सेस के जितने भी लॉ है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछता है। तो उनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन इसने पूछा था, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कहाँ क्या पूछा था इसने, वेरिगॉन्स थ्योरम की स्टेटमेंट पूछी थी, ठीक है। तो एक तो हो गया वो क्वेश्चन। दूसरा, ट्रस, जो इसमें एक ट्रस का चैप्टर है, ठीक है। तो ट्रसेस एंड फ्रेम्स से एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, जिसमें इसने रिडंडेंट फ्रेम की इक्वेशन पूछी थी, ठीक है। जिसमें हम पढ़ते हैं रिडंडेंट ट्रस क्या होते हैं, डेफिशिएंट कौन से होते हैं, ठीक है, परफेक्ट फ्रेम वगैरह। तो वहाँ से इसने एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, थ्योरम की स्टेटमेंट। दूसरा आपका ट्रस से पूछा था। तीसरा अगर मैं बात करूंगा तो सेंट्रॉइड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सेंट्रॉइड से डायरेक्टली आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आपके पास इन्वर्टेड टी सेक्शन गिवन था और आपने उसका सेंट्रॉइड जो है वो फाइंड आउट, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने थे आपने उस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, हाँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द लीनियर मोशन, ठीक है। तो लीनियर मोशन से एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें वो एक स्टोन के रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर हम स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी, तो कितनी देर तक जो है वो ग्राउंड तक वापस पहुंचेगी, ठीक है। तो ये एक लीनियर मोशन टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्टली जितने भी हमारी मोशन की इक्वेशंस हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस वो आपको उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो आपको रिमेंबर होनी चाहिए जितने भी हमारी मोशन की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो ऐसा फिर कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा तो वो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4 क्वेश्चन अभी तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। 5वां क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, तो वो आया था फ्रिक्शन से, ठीक है। वो भी ऑब्वियस होता है, ठीक है, दैट्स एन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वहाँ से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट हर बार हम करते ही हैं। तो फ्रिक्शन से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा था, एक जिसमें आपका एक ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रेस्ट कर रहा था और आपको उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, जिस पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। तो ये हो गया आपका, अभी तक हो गए आपके 5 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तो वो आया था आपका सिंपल मशीन से, ठीक है। सिंपल मशीन, हालांकि सिंपल मशीन का जो यूनिट है इसमें थोड़ा सा वो
मैं कहूँगा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पिछले पेपर में उसने पूछा था वहाँ से, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पूछा था जिसमें आपको वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कैलकुलेट करना था। तो उस पे उसने डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा था। मैंने जैसे आपको बताया कि ये बेसिकली क्या करता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है उन्हीं पे फोकस करता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स पे ही इसका फोकस रहता है, बट उसके साथ साथ ये आपकी डिज़ाइन एप्लीकेशन, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस और न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल जो है वो आपको चेक करता है, ठीक है। तो ये इसका मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सिंपल मशीन से हो गया एक और क्वेश्चन। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए अभी तक, और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से मैं नहीं, आपके 6 क्वेश्चन हो गए। 7th क्वेश्चन जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो था आपका फोर्स सिस्टम से, ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहला ही यूनिट है इसका, जिसमें हम फोर्स सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कोलिनियर फोर्स है, कोप्लानर, कॉन्करेंट वगैरह। तो उनकी एग्जाम्पल्स पे इसने क्वेश्चन पूछा था, एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको फोर्स सिस्टम्स को उनकी एग्जाम्पल्स के साथ मैच करना था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपके हो गए 7 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। मीन्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इसने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा था, ठीक है, पिछली बार तो। हालांकि इसमें सारे जो टॉपिक्स है वो आपके इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, ठीक है। तो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन इसने पूछा था। जैसे कि हमारे पास फोर्स सिस्टम जो है, पहला यूनिट जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे एक क्वेश्चन इसने पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग टाइप पूछ लिया। सिंपल मशीन्स जो है वहाँ से इसने न्यूमेरिकल पूछ लिया डायरेक्टली, ठीक है, हो गए ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद फ्रिक्शन का जो टॉपिक है वहाँ से भी एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, हो गए 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो हम थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन थ्योरम की स्टेटमेंट पूछ ली, ठीक है, हो गए आपके 4 क्वेश्चन। उसके बाद ट्रसेस एंड फ्रेम्स जो है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया, हो गए 5। एंड सेंट्रॉइड से एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी न्यूमेरिकल पूछ लिया, तो हो गए आपके 6 क्वेश्चन। और कहाँ से पूछ लिया था इसने, हाँ, लीनियर मोशन से आपका एक और क्वेश्चन पूछा था, आपके हो गए 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉम का, ठीक है, सॉरी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के 2 क्वेश्चन इसने पूछे थे, ठीक है, ओनली 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल एनालिसिस की वेटेज जो है वो यही रहती है हर बार, तो इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से इतनी वेटेज जो है वो नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, एग्जैक्टली। बट स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है उसकी वेटेज जो है इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उससे यही 1 to 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस से इसने जो क्वेश्चन पूछा था इस बार, वो अप्रॉक्सीमेट मेथड्स के बारे में पूछा था, ठीक है। जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट मेथड्स होते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, जैसे कि कैंटिलीवर मेथड होता है, तो उसके एजम्पशंस के बारे में इसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो कि थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन था, बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, ठीक है। तो उसके एजम्पशंस बेसिकली क्या होता है कि जो कैंटिलीवर मेथड, जो जितने भी अप्रॉक्सीमेट मेथड्स हैं, कभी कभार जो है ना वो डिज़ाइन में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक रफ असेसमेंट के लिए उनको अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये ज़्यादा जो है वो डिज़ाइन कंसिडरेशन, रियल सिनेरियो बेसिस एप्लीकेशन पे फोकस करता है, ठीक है। तो एजप्शंस उसकी जो है वो पूछ ली थी इसने कैंटिलीवर मेथड की। और दूसरा जो इसने पूछा था स्पेस फ्रेम का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसमें आपसे बेसिक स्पेस फ्रेम की शेप पूछी थी, ठीक है, उसकी कौन सी शेप होती है, तो बेसिक स्पेस फ्रेम पूछा था। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके हो गए स्ट्रक्चरल एनालिसिस के। इसके बाद हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सब्जेक्ट है, दैट इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। ये आपके अभी तक जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने डिस्कस किए, एक्चुअली JKSSB में जो है वो एक ही सब्जेक्ट ये कंसिडर होता है, एंड 15 मार्क्स का इनसे आता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम पिछले पेपर की बात करेंगे 2023 की, ठीक है, तो उसमें आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, तो 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके इस सब्जेक्ट से आए हैं, ठीक है।
बट इसकी एक्चुअल वेटेज जो है मीन्स सिलेबस के हिसाब से जो है वो 15 मार्क्स का आता है, बट इसने थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिया था, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स को भी मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ पे सब डिवाइड किया है। एक फ्लूइड मैकेनिक्स है और दूसरा ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो जो है वो एक एक्चुअल में वो दूसरा ही सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ओपन चैनल फ्लो और फ्लूइड मैकेनिक्स से मिला के आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे वो आपके पूछे गए थे 16, ठीक है। और इसकी वेटेज जो हमें पता है दैट इज़ 15, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स की वेटेज 15 होती है, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से, बट इसने 16 मार्क्स का पूछ लिया था आपसे पिछली बार। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे, जो पहला चैप्टर है हमारा। तो वहाँ से इसने डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग पूछ लिया, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ और उनकी डेफिनेशन के साथ उनको मैच करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से। दूसरा मैं क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से डिस्कस करूँगा आपका, वो हो गया आपका प्रेशर से, ठीक है ना। तो प्रेशर का जो टॉपिक है वहाँ से उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, जिसमें एक न्यूमेरिकल टाइप सिंपल क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आपको फ्लूइड कॉलम का प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना था, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह आपके पास गिवन था, बट उसमें थोड़ा सा आपको यूनिट्स का ध्यान रखना था, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में ये यूनिट कन्वर्जन पे फोकस करता है, ठीक है। तो वो आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। उसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूँगा, तो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो है पाइप फ्लो, ठीक है। तो पाइप फ्लो से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और उसमें जो हम एक लॉ इम्पॉर्टेंट लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। एक में इसने एक वाटर पाइप सिस्टम की डायग्राम आपके पास गिवन थी, ठीक है, और फिर आपको वेलोसिटी जो है एक पाइप की वहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। एक तो वो क्वेश्चन पूछ लिया था। इसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से पाइप फ्लो से इसने पूछा था, वो पूछा था इसने इस क्वेश्चन में डायरेक्टली, हाँ, ये भी आप वाटर सप्लाई सिस्टम से ही पूछा था, जिसमें आपको यहाँ पे भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। बट यहाँ पे डायग्राम आपके पास गिवन नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वही यूज़ करनी थी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन के बेसिस पर पाइप फ्लो में से आपके पास 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे थे, ईजी न्यूमेरिकल्स थे। तो ये और जो दूसरा क्वेश्चन था आपका वाटर सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे, जिसमें आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो उसमें भी ये रियल सिनेरियो बेसिस जो है एप्लीकेशन आपकी इसने चेक की है, ठीक है। तो और पाइप फ्लो से ही इसने तीसरा क्वेश्चन भी पूछा था, जिसमें इसने फ्लो डायरेक्शन आपसे पूछी थी, ठीक है। फ्लो डायरेक्शन मीन्स एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म पाइप में फ्लो डायरेक्शन जो है वो किससे डिसाइड होगी, ठीक है। तो वो उसने एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपके हो गए टोटल पाइप फ्लो से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो पाइप फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्लूइड मैकेनिक्स। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए, 2 न्यूमेरिकल और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपके हो गए 3 क्वेश्चन पाइप फ्लो से। एक क्वेश्चन आपका प्रेशर, ठीक है, से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, उससे एक क्वेश्चन हो गए 4, और जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपके हो गए 5। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, जिसमें हम मैनोमीटर वगैरह जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उसने एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। वो आपका 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो वहाँ पे आपसे कुछ मेजरमेंट डिवाइसेस आपके पास गिवन थे और उनका पर्पस जो है वो आपको बताना था। तो ये आपके हो गए 6 क्वेश्चन। इसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से ही एक और क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो वहाँ से एक और क्वेश्चन इसने पूछा था, जिसमें विस्कसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि टेम्परेचर पे विस्कसिटी का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके हो गए अभी तक 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन। और इसके बाद जो प्रेशर ड्रैग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ड्रैग फोर्स वगैरह,
जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, प्रेशर ड्रैग स्पेशली, तो उससे इसने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसमें वो एक प्लेट के रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसको हम लिक्विड में इमर्स करेंगे तो प्रेशर जो है वो अ, उसके किस साइड पे ज़्यादा आएगा, ठीक है, दैट वाज इट। तो ये आपके हो गए 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स से अभी तक। और इसके बाद अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से और यहाँ पे चेक करूँगा तो हाँ, जो डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर है, ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस से इसने एक तो मैच द फॉलोइंग पूछा था, ठीक है, जहाँ पे आपको क्वांटिटीज़ जो है उनकी डायमेंशनल फार्मूला के साथ उनको मैच करना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8th क्वेश्चन। उसके बाद जो फ्लूइड्स इन रिलेटिव मोशन का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड्स पे जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एक्ट करती है तो वहाँ से उसने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आपके हो गए 9 क्वेश्चंस। उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस से इसने एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, जिसमें आपको मॉडल का जो है वो डिस्चार्ज कैलकुलेट करना था, ठीक है। प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज गिवन था और मॉडल का डिस्चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना था। एक डिस्टार्टेड मॉडल जो है आपके पास गिवन था, तो उसका डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करना था। तो मॉडल एंड प्रोटोटाइप से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए थे, ठीक है, एक मैच द फॉलोइंग और एक न्यूमेरिकल। तो ये आपके टोटल 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए यहाँ से, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ इसने डायरेक्टली, जिसमें विस्कस डायनेमिक विस्कसिटी का यूनिट पूछ लिया था इसने, ठीक है। वो एक बेसिक क्वेश्चन था, तो वो भी इसने पूछ लिया था यहाँ से। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए हमारे पास? एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। एक मैच द फॉलोइंग और एक विस्कसिटी के बारे में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। और फ्लो मेजरमेंट वगैरह से एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा था, आपके हो गए 3, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन पाइप फ्लो से आपके 3 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना, वो आपके हो गए 6। उसके बाद ड्रैग फोर्स से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आपके हो गए 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन टिल नाउ। एंड उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आपके हो गए 8 क्वेश्चंस। और हाँ, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे पिज़ोमेट्रिक हेड के बारे में, कि पिज़ोमेट्रिक किस हेड का सम होता है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था यहाँ पे। 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और डायमेंशनल एनालिसिस से जो है वो आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, आपके 11 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और फ्लूइड्स इन रिलेटिव मोशन से एक और क्वेश्चन हो गया, पूछा था, आपके 12 क्वेश्चन हो गए। और डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट पूछा था, आपके 13 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगर हम ओपन चैनल फ्लो की बात करेंगे तो ओपन चैनल फ्लो में इसने 3 क्वेश्चन पूछे थे टोटल। और आगे भी यही वेटेज रहेगी, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो से यही 2 to 3 क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा। तो एक तो इसने डायरेक्टली एक अल्टरनेट डेप्थ की आपसे डेफिनेशन पूछी थी, ठीक है। और दूसरा आपके पास एक ट्रायंगुलर चैनल, 2 न्यूमेरिकल्स पूछे थे। एक में आपके पास ट्रायंगुलर चैनल गिवन थी, जिसमें आपको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना था। और दूसरे क्वेश्चन में आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल गिवन थी, जिसमें आपको क्रिटिकल डेप्थ जो है वो कैलकुलेट करनी थी। तो ये आपको पता है कि ओपन चैनल फ्लो में यही आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्रिटिकल डेप्थ, डिस्चार्ज, टाइप्स ऑफ चैनल्स एंड ये स्पेसिफिक एनर्जी वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन चैनल फ्लो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल फ्लूइड मैकेनिक्स से आप देख सकते हो 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आए थे, ठीक है। हालांकि सिलेबस जो है वो मैक्सिमम 15 तक ही जो है वो उस पर मैंशन है। उसके बाद हम बात करते हैं आरसीसी की, ठीक है। देखो, आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी
हालांकि JKSSB सिलेबस में तो ये आपको एक ही टॉपिक मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने इनको दो डिविजन्स में इनको डिवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि RCC जो है वो आपका अलग सब्जेक्ट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सीमेंट कंक्रीट जिसमें हम पढ़ते हैं वो आपका अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ RCC की बात करेंगे, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की अगर हम बात करेंगे, तो उससे आपके टोटल 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे इसने पूछे थे, ठीक है, ओनली 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आपके 8 क्वेश्चन इसने पूछे थे, तो टोटल आपके कितने हो गए, 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हालांकि RCC में 15, इसकी वेटेज जो है वो 15 है टोटल। RCC प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसकी जो वेटेज है सिलेबस के हिसाब से वो 15 है, बट इसने यहाँ से 13 पूछा था, ठीक है, 13 मार्क्स का पूछा था। तो अगर मैं RCC की बात करूँगा पर्टिकुलरली पहले, तो RCC में वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है, ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से एक बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसने पूछा था, ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा आपका टू वे स्लैब्स से इसने क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है, टू वे स्लैब्स का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसमें आपको वैल्यू बतानी थी मिडल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप समथिंग लाइक, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टॉर्शन इन बीम्स, ठीक है। तो टॉर्शन इन बीम्स से इसने एक न्यूमेरिकल पूछा था आपसे, जिसमें आपको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करना था, ठीक है। ये आपके 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए अभी तक RCC से। उसके बाद जो एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है RCC का, दैट इज प्रेसिट्रसिड कॉन्क्रीट। तो प्रेसिट्रसिंग से इसने एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा था, ठीक है, जिसमें आपको इसेंट्रिसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो प्रेसिट्रसिंग से ये हर बार जो है वो न्यूमेरिकल ही पूछता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि इसका ट्रेंड जो है प्रेसिट्रसिंग से, हालांकि अगर हम बात करेंगे गेट, ISC और AE, JKPSC AE की बात हम करेंगे, तो वहाँ पे भी जब प्रेसिट्रसिंग के ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चंस जो आते हैं दैट आर न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। तो वहाँ से वही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही पूछता है, और JKSSB का ट्रेंड भी यही रहा है कि ये प्रेसिट्रसिंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप ही पूछता है, जिसमें आपको एसेंट्रिसिटी वगैरह जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो ये आपके हो गए अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन RCC से, ठीक है। एक टू वे स्लैब से एक क्वेश्चन, टॉर्शन इन बीम्स से एक क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपका प्रेसिट्रसिंग से एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल हो गए 3, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, हो गए आपके 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और हाँ, 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसने पूछा था RCC से, वो इसने पूछा था रिंग बीम का, ठीक है, जो कि सर्कुलर बीम्स हम डिज़ाइन करते हैं। तो सर्कुलर बीम के बारे में आपसे पूछा था कि जो रिंग बीम होता है उसमें टॉर्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट वगैरह जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम और कितना होता है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ लिया था। तो रिंग बीम जो है उसका वो भी एक इम्पॉर्टेंट है इसमें RCC में, जो कि सर्कुलर बीम हम डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिनेरियो बेसिस, आप देखो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल सिनेरियो बेसिस आपके टॉपिक्स है, ठीक है ना, तो इसलिए वो इन पर वो ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए RCC से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा, हालांकि RCC में इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर एग्जाम में। बट आपको क्या करना है कि आपको रियल सिनेरियो बेसिस, ठीक है, एप्लीकेशंस के बेसिस पर और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पर जो है क्वेश्चंस जो है वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है, क्योंकि उसी टाइप से वो जो है वो उसी पैटर्न से, उसी अप्रोच से वो पूछेगा, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसमें आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी एक्चुअल में 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है हमारी, ठीक है। एक होता है सीमेंट, जिसमें हम सिर्फ सीमेंट के रिलेटेड पढ़ते हैं चीज़ें, टाइप्स ऑफ सीमेंट हो गए, टेस्ट्स ऑन जितने भी सीमेंट के टेस्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। दूसरा है आपका कंक्रीट, ठीक है, जो कि प्रॉपर कंक्रीट होता है, जिसमें आपका वाटर सीमेंट रेशियो आता है, ठीक है, मिक्स डिज़ाइन आता है, एडमिक्सचर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, और टेस्ट्स भी आते हैं। तो वो आपका हो गया कंक्रीट का पोर्शन। तो अगर हम सीमेंट की स्पेशली बात करेंगे इसमें, तो सीमेंट से जो क्वेश्चंस आपके पूछे थे यहाँ पे इसने, तो सीमेंट से
एक तो पहले इसने टाइप ऑफ सीमेंट जो कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है, पीपीसी, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था इसने, वो तो हो गया एक क्वेश्चन। सीमेंट कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूँ अभी, सॉरी ओनली सीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा इसने सीमेंट से ही जो क्वेश्चन पूछा था वो इसने पूछा था सीमेंट के एडमिक्सचर के रिलेटेड, ठीक है, मीन्स अगर हम सीमेंट में शुगर जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो उसको रिटार्ड करेगा उसके सेटिंग टाइम को या एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए दो सीमेंट से दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूँगा, हाँ, सीमेंट कंक्रीट से एक और जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, सीमेंट में जो है हम टेस्टिंग पढ़ते हैं खाली सीमेंट के लिए, तो विकट अपैरेटस आपने सुना होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। विकट अपैरेटस जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम सेटिंग टाइम जो है वो टेस्ट करते हैं सीमेंट का। तो विकट अपैरेटस से जो है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, उसकी नीडल का डायमीटर पूछा था, ठीक है, जो कि 1 mm होता है। तो यहाँ से ये अभी सीमेंट से आपके 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मैं कंक्रीट की बात करूँगा अगर, तो कंक्रीट में सबसे पहले तो इसने क्यूब स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि क्यूब टेस्टिंग हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्यूब स्ट्रेंथ जो है, अगर हम क्यूब का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से पूछा था। दूसरा मैं बात करूँगा, ठीक है, तो अभी हो गए 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वाटर सीमेंट रेशो, हाँ, वाटर सीमेंट रेशो से इसने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा था, ठीक है, जहाँ पे आपके पास सीमेंट कंटेंट जो है वो गिवन था और आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर पर बैग जो है वो कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, इजी क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, तो एक एडमिक्सचर्स के बारे में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडमिक्सचर्स के बारे में इसने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसमें आपको टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स, केमिकल एडमिक्सचर्स बेसिकली और उनकी एग्जाम्पल्स के साथ मैच करना था, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन इसने पूछा था, ठीक है, वो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो वो इसने पूछा था यहाँ से। क्यूब टेस्टिंग से एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से जो इसने पूछा था, जो कि हमारे पास कंक्रीट की बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स होती है, ठीक है, जैसे क्यूब स्ट्रेंथ है, सिलेंडर स्ट्रेंथ है, मॉडल्स ऑफ रप्चर है, तो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो पूछा था इसने, ठीक है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन था, तो वो इसने यहाँ से पूछा था। तो ये आपके हो गए 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से टोटल। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का टॉपिक, तो वहाँ से इसने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी जो है वो आपके पास गिवन थी और आपको कंक्रीट क्वालिटी जो है वो बतानी थी, ठीक है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपका हो गया कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसके बाद मैं बात करूँगा अगले सब्जेक्ट की, दैट इज सीपीएम एंड PERT, ठीक है, तो ये भी आपका एक अंडर वन अम्ब्रेला जो है वो आता है, ठीक है, मीन्स एक ही टॉपिक के अंडर JKSSB के सिलेबस में ये आपके पास गिवन है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसमें आपका CPM PERT, वैल्यूएशन, एस्टिमेशन, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं और बेसिकली ये एक ही टॉपिक है, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसकी वेटेज जो है वो भी 15 है, ठीक है, 15 मार्क्स की। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो आपका हो गया पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसमें आपका सॉम वगैरह, इंजीनियर, मैकेनिकल सारा कुछ आता है, वो आपका 15 मार्क्स का आता है, ठीक है, उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है और इस बार उसने ज़्यादा 18 मार्क्स तक जो है वो पूछ लिया था।
उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स है, उससे भी 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। और उससे भी यहाँ इस बार जो है, पिछली बार मीन्स 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद हमारा आता है आरसीसी, ठीक है, जिसमें आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी जो है वो कंबाइन में आता है, तो उससे भी 15 मार्क्स जो है वो सिलेबस में मेंशन है, तो वो भी हाईली वेटेज है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे, फोर्थ जो आपका हाईली वेटेज सब्जेक्ट है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यहाँ से भी आपका 15 मार्क्स का आता है। इन 4 चैप्टर्स से आपका 15 मार्क्स का आता है। बाकी इसके अलावा जो हमारे अगले सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 10 मार्क्स के हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स। फिर वो कभी वैरी होते हैं किसी सब्जेक्ट से, फिर 1 मार्क्स ज़्यादा पूछ लेगा, 1 मार्क्स कम पूछ लेगा, तो वो उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। बट वेटेज जो है वो ओवरऑल यही रहती है। इन 4 सब्जेक्ट्स की वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। बाकी सब्जेक्ट्स की वेटेज जो है वो सेम ही रहती है, ठीक है, 10 मार्क्स का ही उनसे आता है। तो कभी कभार एक आध मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मैं सीपीएम एंड PERT की बात करूंगा, ठीक है, जिसमें हम नेटवर्क डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीपीएम PERT के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो जो सीपीएम का टॉपिक है स्पेशली, ठीक है, सीपीएम के टॉपिक से इसने एक नेटवर्क आपके पास दी थी, ठीक है, प्रीवियस पेपर में। और उस नेटवर्क के हिसाब से आपको एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो बतानी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, और वो ट्रिकी क्वेश्चन था, बट था इजी। तो वो एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया, ठीक है, सीपीएम टॉपिक से। दूसरा, इसने डायरेक्टली सीपीएम और PERT की जो मेन लॉजिक है इनका, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि ये इनमें से कौन सा एक्टिविटी ओरिएंटेड और कौन सी नेटवर्क जो है वो इवेंट ओरिएंटेड होती है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ लिया था डायरेक्ट क्वेश्चन। ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन सीपीएम एंड PERT से। उसके बाद एक प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेशन पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो कि ऑब्वियस क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो आपके पास प्रोजेक्ट का शेड्यूल टाइम वगैरह गिवन था, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास गिवन थी, और आपको एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो कैलकुलेट करना था, ठीक है, जो कि PERT में हम पढ़ते हैं। तीसरा, आप जो हमारा PERT में जो हम ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में उसने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसमें आपको वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करनी थी, और वो रियल सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन था, ठीक है। देखो, वो भी रियल सिनेरियो बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आपको एस्टिमेट बताना था बेसिकली कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वर्क को जल्दी फिनिश करेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको यही कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करना था PERT का, जिसमें आपको वेरिएंस कैलकुलेट करनी थी। तो बाकी जो एक्सपेक्टेड टाइम्स थे वो आपके पास गिवन थे। और इसके अलावा जो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम की जो रिलेशन होती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम जो इनकी इक्वेशन होती है, उसके रिलेटेड डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। डायरेक्ट जो है इक्वेशन जो है वो पूछी थी आपसे। उसके बाद अगर मैं PERT एंड सीपीएम से बात करूंगा तो ये आपके 6 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते थे, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके आए थे यहाँ से। उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। तो उससे इसने 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, जिसमें एक मैं सिंकिंग फंड के बारे में पूछा था, ठीक है, सिंकिंग फंड की डेफिनेशन। एक मैं बुक वैल्यू की डेफिनेशन पूछी थी, और एन्यूटी, ठीक है ना, एन्यूटी के बारे में पूछा था, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशंस यहाँ से इसने पूछी थी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट जो है वो हम करते ही हैं। उसके बाद आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन अगर आप सिलेबस पे चेक करोगे तो वहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन है कि एस्टिमेशन से आपको वो बेसिक ही पूछेगा, ठीक है। हालांकि वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी बेसिक ही पूछ रहा है, बट यहाँ पे इसने मेंशन किया था, तो बेसिक ही उसने पूछा है, ठीक है। एस्टिमेशन का बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक न्यूमेरिकल टाइप नहीं था, बेसिकली एक सिंपल जिसमें आपको 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो आएंगी, वो आपको कैलकुलेट करना था। हालांकि वो एक बेसिकली एक बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, बट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी वो लाई करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने उसको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में रखा है। तो दैट इज़ वो आपका हो गया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन।
जिसमें आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करनी थी। और दूसरा क्वेश्चन जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से आया था वो आपका आया था स्पेसिफिकेशन से, ठीक है। जो फिलिंग वर्क हम ट्रंच में करते हैं, ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में उसने एक वैल्यू आपसे पूछी थी डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्टिमेशन से, ये 2 क्वेश्चंस आपसे पूछी थी। स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यू बतानी थी, और दूसरा आपका हो गया कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो 1 मीटर क्यूब में आप आएंगी, ठीक है ना, वो आपसे पूछ लिया। तो इसके बाद आता है, ये आपका हो गया टोटल अभी तक 6 + 3 9 एंड 11, ठीक है। 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस सीपीएम पर्ट वैल्यूएशन और एस्टिमेशन, ठीक है। मीन्स अगर आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से 15 आता है तो 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 3 टॉपिक्स से जो है वो आपके कवर होते हैं, सीपीएम पर्ट वैल्यूएशन और एस्टिमेशन। उसके बाद टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से आपके 2 मार्क्स आए थे, ठीक है। टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स से 2 मार्क्स का पूछा था। एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड रिटेंशन मनी, ठीक है ना, उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। मीन्स अगर आप कंट्रैक्ट्स टेंडर्स का जो सिस्टम होता है प्रॉपर, उसके बारे में अगर आप अवेयर हो तो तभी आप उसका आंसर जो है वो कर पाते, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन जो है वो ईजी ही था, उतना भी वो कुछ डीप नहीं था, बट आपको उनके बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। उस मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहा था वहाँ पे, जिसमें आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने पूछ लिया, ठीक है, रिटेंशन मनी, और उसमें वो एडजस्टमेंट ऑफ द क्लेम, ठीक है, क्लेम्स क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए था। फाइनलाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस पीरियड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें वो कवर कर रहा था, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन था। और उसके बाद टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट से दूसरा क्वेश्चन जो आया था आपका वो आपका आया था डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग टाइप, ठीक है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ टेंडर्स को उनकी डेफिनेशंस के साथ मैच करना था। ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था वो, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो आपसे पूछ लिया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे मुझे लिखना था इसके बदले, तो वो भी सेम ही है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था उसने, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पूछ लिया था जिसमें डेफिनेशंस, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछी थी। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था जिसमें आपको मैच करना था टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है, उनकी फंक्शंस मीन्स उनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ, जैसे कि एस्टिमेशन क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, डिजाइनिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से एक क्वेश्चन इसने पूछा था। जितने भी हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि पावर शॉवल है, ड्रैग लाइन है, ठीक है, तो वहाँ से इसने एक क्वेश्चन पूछा था। और ये तो हो गया हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का यहाँ अगर हम वेटेज देखेंगे ओवरऑल कितना आता है हमारे पास, तो 15 नंबर, ठीक है। यहाँ से उसने प्रॉपर 15 नंबर का पूछा था। वेटेज आपके सामने आप देख सकते हो। बाकी मैंने टॉपिक्स जो है वो भी डिस्कस किए आपके साथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर सब्जेक्ट, दैट इज़ द सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें सिलेबस के हिसाब से जो है वो 10 मार्क्स है। आपको पता ही है, अब यहाँ से जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आएंगे वो 10 मार्क्स के हैं सिलेबस के हिसाब से। तो पिछली बार जो है वो यहाँ से भी 10 मार्क्स का ही आया था एग्जैक्टली। तो कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ से कवर हुए थे स्पेशली वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो पहला चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से 2 to 3 क्वेश्चन इसने पूछे थे। एक तो न्यूमेरिकल टाइप 2 क्वेश्चन पूछे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से, ठीक है। एक में आपको वाटर कंटेंट जो है वो फाइंड आउट करना था। दूसरा जो ड्राई डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट का जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल पूछा था आपसे। और तीसरा आपका यूनिट वेट्स का कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो है उसका कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछा था। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके हो गए सॉइल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से पहला चैप्टर।
तो अभी बचते हैं 7 क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स के। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे परमेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। परमेबिलिटी का जो चैप्टर है वहाँ से इसने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है। बट वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन। देखो अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन की फिर बाद में जो है वो की चेंज हो गई हो या फिर टाइपिंग एरर की वजह से जो है वो डिस्कार्ड हुआ था, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। उन चीज़ों की तरफ आप मत जाया करो, क्योंकि वो होता रहता है, ठीक है। जब एक क्वेश्चन पेपर जो है वो फ्रेम किया जाता है तो बहुत सारे सोर्सेज से क्वेश्चन लेने पड़ते हैं, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं, उसमें तो टाइपिंग एरर्स तो होती ही होती हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आप कहोगे कि हर बार जो है वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता है, कभी टाइपिंग एरर्स जो है वो होती हैं, बट आपको बियॉन्ड दिस जो है वो सोचना, जो है वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो करनी है, ठीक है। तो जो परमेबिलिटी का क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पे आपको सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, उसमें वो एक ऐसा क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन था जिसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर होते थे, ठीक है। मीन्स आपको 2-3 रिलेशंस जो है वो आपको लगानी थी, तब आप फाइनल आंसर पे जो है वो पहुँच पाते, ठीक है, सीपेज वेलोसिटी के। उसमें आपको पहले ड्राई डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी थी, डिस्चार्ज उसके बाद अलग से कैलकुलेट करना था, उसके बाद आपको पोरासिटी जो है वो अलग से कैलकुलेट करनी थी, और लास्ट में आप सीपेज वेलोसिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, बट कैलकुलेशन के बेस पे मैं कहूँगा तो थोड़ा सा वो ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। शायद वो कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है। बट क्वेश्चन जो है था वो क्वालिटी क्वेश्चन था। तो ये हो गया परमेबिलिटी से। एक और क्वेश्चन आपका हो गए 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट देखो क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका भी आप देखो, ठीक है ना। वो इस पैटर्न को आप एनालाइज करो, अपनी जगह जो है वो देखो कि किस पैटर्न से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको प्रेपरेशन करनी होगी, तभी जो है वो आप एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाओगे। देखो यहाँ पे जैसे मैंने परमेबिलिटी का क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया अभी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो वो उसमें आपको वो प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो चेक करता है, ठीक है। अभी अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का, तो वहाँ से उसने एक क्वेश्चन पूछा है, मगर क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा था वहाँ से, कि आपको बताना था कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है उस पर कौन कौन सी सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। मीन्स जैसे कि शेयर स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिबिलिटी है, परमेबिलिटी है, तो इनमें से आपको बताना था इफेक्टिव स्ट्रेस पे कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। तो जब आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड उसी से जो है सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से ही होती है, ठीक है। तो इसलिए सारी वो चीज़ें जो है वो डिपेंड करेंगी इफेक्टिव स्ट्रेस पे। तो इस तरह से उसने उस क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। मीन्स बेसिक कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको पता होना चाहिए कि मेन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जो है वो उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछता है, जो कि रियल सिनेरियो बेसिस पे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, रियल सिनेरियो बेसिस अप्रोच जो है, और उसका एप्लीकेशन जो है वो आपको करना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। तो उस पर वो ज़्यादा फोकस करता है। तो ये तो हो गए आपके 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक, ठीक है, जिसमें आपका परमेबिलिटी कवर हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस का टॉपिक कवर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का टॉपिक कवर हो गया। तो ये आपके 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स जो है वो है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो सबसे पहले आप से उसने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मीन्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होती है, ठीक है, तो तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे उसने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे शेयर स्ट्रेंथ के बारे में, कि शेयर स्ट्रेंथ जो है वो किन पैरामीटर्स की वजह से जो है सॉइल में इम्पार्ट होती है, ठीक है। तो उस पर एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया था। ठीक है, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, किससे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से। दूसरा, जो हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स मैं जब सॉरी शेयर स्ट्रेंथ का जो टॉपिक है उसमें हम टेस्ट्स जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें एक अनकन्फाइनेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम सेंसिटिविटी पढ़ते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी आपकी क्या होती है, तो उसके रिलेटेड उसने एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है। सेंसिटिविटी उसकी डेफिनेशन आपको बतानी थी, तो वो आपसे पूछ लिया था। हो गए 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से। तीसरा,
शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट के रिलेटेड ही तीसरा क्वेश्चन पूछा था उसमें आपसे, जो कि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट है, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन आपको गिवन थी, तो और आपको वो वहाँ पे बताना था कि ये किस टेस्ट की जो है वो डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसमें जो हम शेयर टेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट है, ट्राइक्शल शेयर टेस्ट है, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये आपके हो गए 3 क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से, ठीक है ना। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स, ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पहला जो यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो 6 क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछ लिए उसने, इन्हीं 2 टॉपिक से। फिर परमेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, हो गए 7। इसी तरह से इफेक्टिव स्ट्रेस से एक और क्वेश्चन पूछ लिया, हो गए आपके 8 क्वेश्चन। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीपेज एनालिसिस, ठीक है ना। तो सीपेज एनालिसिस से इसने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें फ्रेटिक लाइन के बारे में क्वेश्चन पूछा था, उसके डिफरेंट नेम्स के बारे में पूछा था बेसिकली। तो वो आपको पता होना चाहिए था, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है। और तो ये हो गया आपके 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अभी बचा एक क्वेश्चन, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का। तो वो इसने पूछा था कॉम्पैक्शन से, ठीक है। वो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉइल मैकेनिक्स का, कॉम्पैक्शन। और उसमें उसने जो है रोलर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि कोहेसिव सॉइल्स के लिए कौन से टाइप ऑफ रोलर्स जो है वो सूटेबल रहेंगे, ठीक है। ये भी एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया सॉइल मैकेनिक्स, पूरा 10 मार्क्स का आया था, और मैंने आपके साथ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए। इसके बाद है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग। अगर मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करूंगा स्पेशली, तो यहाँ से आपके टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। बट इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपका फ्लड्स वगैरह, हाइड्रोलॉजी वगैरह इंक्लूड है, तो उससे भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो आपके 10 क्वेश्चन जो है आपके कवर हो गए इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी। बट हाइड्रोलॉजी और फ्लड्स जो है वो बेसिकली अलग अलग है। तो हाइड्रोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। जो फ्लड रूटिंग है वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मस्किंगम मेथड पे एक क्वेश्चन आया था, और दूसरा आपको जो डिकन्स फार्मूला होती है टू कैलकुलेट द फ्लड, उसकी फार्मूला उसने पूछ ली थी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए फ्लड रूटिंग से। और बाकी जो 8 क्वेश्चन है इरिगेशन इंजीनियरिंग से, उसमें डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल पूछा था आपसे, ठीक है, जो कि सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। वहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा था जिसमें आपको फील्ड कैपेसिटी एंड अदर जो भी चीज़ें हैं वो गिवन थी, और नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है वो आपको कैलकुलेट करनी थी। सिंपल इजी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप। तो ये आपसे पूछ लिया था। उसके बाद जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर से उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। एक तो फुल रिजर्वायर की डेफिनेशन पूछी थी, ठीक है, क्योंकि ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे जैसे पहले भी बताया कि वो जो डाउट एरियाज होते हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, वहाँ से भी वो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है। क्योंकि उसका अल्टीमेट एम जो है वो यही है कि आपसे क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। और जैसे कि जितने भी मैंने पैरामीटर्स और बताए कि रियल सिनेरियो बेसिस एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, और बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग जो है फुल रिजर्वर लेवल की डेफिनेशन जो है वो कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि मैक्सिमम रिजर्वर लेवल है, फुल रिजर्वर लेवल। तो इनके बीच हमें अक्सर कन्फ्यूजन होता ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम रिजर्वर लेवल कुछ अलग होती है और फुल रिजर्वर लेवल जो है वो कुछ अलग होती है। तो लेकिन सुनने में जो लगता है, यही लगता है कि दोनों शायद एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इस कन्फ्यूजन एरिया से उसने क्वेश्चन पूछ लिया। और रिजर्वर से उसने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया था जिसमें आपको यूज़ ऑफ द रिजर्वर बताना था, ठीक है, जो कि आपका एक इसको बोलते हैं हम क्या, रियल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आप उसने बहुत सारी फंक्शंस आपको दी, ठीक है, और आपको बताना था कि इसमें रिजर्वर जो है इन फंक्शंस, इन यूजेस में से जो है किसके लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। रिजर्वायर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो ये अभी तक आपके 3 क्वेश्चन हो गए इरिगेशन इंजीनियरिंग के। और इसके बाद जो आपके हेड रेगुलेटरी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, हेड रेगुलेटर, स्लूज गेट, जितने भी डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस हैं, तो उनके बारे में एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लिया था, जहाँ पे आपको इन डिवाइसेस को उनके पर्पस के साथ मैच करना था, ठीक है, जो कि एक ऑब्वियस क्वेश्चन होता है यहाँ से। तो ये आपके हो गए 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का
हाँ, जो ड्यूटी और डेल्टा का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एरिया है, इसका टॉपिक है। तो वहाँ से उसने डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया। और अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इरिगेशन इंजीनियरिंग का वो है आपका सीपेज थ्योरीज, ठीक है, जिसमें आपकी खोसला थ्योरी आती है, ब्लीक्स क्रीप थ्योरी आती है। तो खोसला थ्योरी जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, बट खोसला थ्योरी से जो क्वेश्चन पूछ लिया था वो भी आपसे रियल सिनेरियो बेसिस पे पूछा था। उसमें आपको बताना था कि खोसला थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है ये किस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। जैसे कि आपके पास स्ट्रक्चर्स गिवन थे, वियर्स, बराजेस, मॉड्यूल्स, क्रॉस रेगुलेटर्स, ठीक है, तो आपको बताना था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रेपरेशन में इन चीज़ों पर फोकस करना होगा। इसी पैटर्न के बेस पे आपको प्रेपरेशन करनी होगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, ठीक है। बेसिक एप्लीकेशंस देखो, जो भी आप कंसेप्ट्स पढ़ते हो, ठीक है, वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, कहाँ पे यूज़ होते हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप करो। दैट इज़ इट। बाकी इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई जो है वो मुश्किल है ही नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँगा इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है। तो वहाँ से उसने एक रीज़न असर्शन टाइप क्वेश्चन पूछ लिया था, जिसमें आपको बताना होता है कि एक्वेडक्ट और वो क्या होता है, ठीक है। वो भी एक कंफ्यूजिंग एरिया है, ठीक है, बट इजी है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी जो इरिगेशन के टॉपिक्स हैं, हाँ, एक और इरिगेशन इंजीनियरिंग से टर्मिनोलॉजी पूछी थी, ठीक है। ग्रॉस कमांड एरिया की डेफिनेशन जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी थी, तो वो पूछ ली थी आपसे। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में वो यही कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछता है, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप से कोई न्यूमेरिकल पूछेगा, डेल्टा ड्यूटी रिलेशनशिप, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ये खोसला थ्योरी वगैरह। तो यही इंपॉर्टेंट एरियाज रहते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, दैट इज सर्वेइंग, ठीक है। तो उससे भी 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, बट पिछली बार जो है वो खाली 9 मार्क्स का आया था सर्वेइंग से। तो सर्वेइंग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर जो इसमें आता है हमारा, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग वगैरह पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें जो है। तो उससे उसने दो क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, इस टॉपिक से। एक तो टाइप्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से, ठीक है, उसके रिलेटेड। तो ये आपका हो गया, ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। एक क्वेश्चन जो है वो लीनियर मेजरमेंट्स से पूछा था, ठीक है, जिसमें आपको चेन लेंथ जो है वो पूछी थी, सॉरी, नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर चेन जो है वो पूछा था। इजी क्वेश्चन था। तो ये आपके 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो थ्योरी ऑफ एरर्स हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। वहाँ से इसने एक क्वेश्चन पूछा था थ्योरी ऑफ एरर्स से। तो ये आपके 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो एरियाज एंड मेजरमेंट्स जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ से, हालांकि वो टॉपिक जो है थोड़ा सा हम JKSSB के रिलेटेड जो है छोड़ देते हैं, बट इसने वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि रियल सिनेरियो बेसिस है ना, इसलिए जो है ऑफलाइन एग्जाम में वो इन चीज़ों पे फोकस करता है। वो भी एक रियल सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन होता है कि एक इरेगुलर एरिया है तो आप कैसे उसका एरिया निकालोगे, ठीक है ना, जिसमें आपको ट्रेपेजॉइडल रूल से एरिया निकालना था। तो वो भी एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सर्वेइंग से। और सर्वेइंग में जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है लेवलिंग, ठीक है। तो लेवलिंग से आपके दो क्वेश्चन इसने पूछ लिए थे। एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड पूछ लिया था, जिसमें आपको राइज एंड फॉल कैलकुलेट करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट वो भी इजी क्वेश्चन था। वो आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन एंड कंबाइंड रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर करेक्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। और उसमें साइन कन्वेंशंस का भी आपको ध्यान रखना था, ठीक है। मैं फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो बेसिकली किन चीज़ों पे फोकस करता है, कन्फ्यूजिंग एरियाज, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, बिल्कुल आपकी प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने कंबाइन करेक्शन जो हम लेवलिंग में जो है देते हैं, ठीक है, सर्विंग में अडॉप्ट करते हैं, चाहे रिफ्रैक्शन करेक्शन हो, तो इनका खाली आपको कंसेप्ट पता नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि इनका नेचर भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, कि ये पॉजिटिव नेचर की होती हैं, ठीक है, नेगेटिव नेचर की होती हैं, किस टाइप की होती हैं। तो वो है।
और प्लेन टेबल सर्विंग से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो भी कंफ्यूजिंग टाइप था, जिसमें आपको सेटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि उसकी जो सेटिंग ऑपरेशंस होती हैं, सेंटरिंग, लेवलिंग वगैरह, उनका ऑर्डर पूछा था, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर जो है वो एक सिमिलर होता है, जिसमें हम पहले सेंटरिंग करते हैं, उसके बाद लेवलिंग, फिर ओरिएंटेशन। बट प्लेन टेबलिंग का जो है वो थोड़ा सा हट के होता है, ठीक है, उसमें पहले लेवलिंग ही की जाती है, तो इसलिए उसने वो क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछ लिया, ठीक है। कंफ्यूजिंग टाइप है तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी जो सर्वेइंग में टॉपिक्स है, हाँ, कर्व से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्ट डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व का रिलेशन जो है होता है वो आपसे पूछ लिया था। हालांकि कर्व्स का जो टॉपिक है आ, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट छोड़ना नहीं है, बट उतना फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस बार उसने पूछ लिया था। बाकी इसमें बाकी भी टॉपिक्स है, जैसे कि कंपास सर्वेइंग है, थियोडोलाइट है, कंटूरिंग है, वो इसने छोड़ दिए थे पिछली बार, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं लिया था उन टॉपिक से, बट वो टॉपिक्स भी आपके जो है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्व्स, थियोडोलाइट, कंटूरिंग और कंपास सर्वेइंग, ये आपके लेस इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इसके बगैर मैंने आपको बोला, जैसे कि लेवलिंग हो गया, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट्स हो गए, और बेसिक सर्वेइंग जिसमें आपका प्रिंसिपल वगैरह आता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग और थ्योरी ऑफ एरर, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो जो कंटूरिंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग है, उनमें भी आपका जो इंपॉर्टेंट है वो कंपास सर्वेइंग है, ठीक है। कंपास सर्वेइंग को प्रेफरेंस दो आप, उसके बाद थियोडोलाइट आएगा, उसके बाद कंटूरिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को भी मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक आपका आता है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, दूसरा है वेस्ट वाटर, ठीक है, और तीसरा है पोल्यूशन कंट्रोल, जिसमें आपका एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो वाटर सप्लाई की अगर हम बात करेंगे, रॉ वाटर इंजीनियरिंग की, तो वहाँ से 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसने पूछे थे। वेस्ट वाटर से खाली 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसने पूछे थे, और पोल्यूशन कंट्रोल से एक क्वेश्चन, तो वहाँ से वही एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट वेस्ट वाटर से इसने 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। ज़्यादा आप देख सकते हो वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर वाटर रॉ वाटर इंजीनियरिंग जो है उस पर वो ज़्यादा फोकस करता है, और उसमें भी उसने रियल सिनेरियो बेसिस जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहला जो होता है इसमें हमारा चैप्टर, दैट इज़ वाटर डिमांड, ठीक है ना। तो वाटर डिमांड में भी इसने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया, जिसमें आपसे पूछा था कि जो डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स होते हैं उनको हम किस वाटर डिमांड के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। दूसरा आपका आता है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है। तो वहाँ से उसने थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो है उसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लिया था। उसके बाद हमारा आता है ट्रीटमेंट, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट से इसने 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक में आपको डिटेक्ट करना था कि जो सैलिनिटी होती है वाटर में, ठीक है, उसके लिए हम कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। और दूसरा आपको पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का जो उसका जो उसकी जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, वो आपसे पूछी थी, करेक्ट सीक्वेंस। जो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स हम जो हमारे पास होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन हो गई, ठीक है, डिसइंफेक्शन हो गया, तो उनका ऑर्डर पूछा था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है उसने किससे पूछे थे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जो कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दैट इज़ द प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वहाँ से उसने क्या क्वेश्चन पूछा था, एक तो आपको डायरेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, जो इंटरलेसेड सिस्टम होता है, ठीक है, उसका या रेटिकुलेशन सिस्टम होता है, उसका अनदर नेम पूछा था आपसे, ठीक है। एक तो वो हो गया आपका। हाँ, डिसइंफेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा था। डिसइंफेक्शन जो है वो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो क्लोरिनेशन जो हम करते हैं उसमें, ठीक है, तो उसकी डोज पूछी थी, रेजिडुअल क्लोरीन जो है उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो कि हम apparatus यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी apparatus होते हैं उनके बारे में एक मैच द फॉलोइंग पूछा था, ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्स वाल्व होता है, स्लूस वाल्व, गेट वाल्व, स्कोर वाल्व, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था। हाँ। और अगर मैं बात करूँगा तो
बस इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने पूछ लिए थे, ठीक है, ये वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से। तो उसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की। खाली 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक पूछा था म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, मीन्स जो किचन्स बाथरूम्स वगैरह से वेस्ट जो निकलता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वो पूछा था। और एक क्वेश्चन पूछा था आपसे ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के बेस पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपके जो एक क्वालिटी क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा था, ठीक है। इसमें आपको स्लेज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैच करनी थी। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस पे ये क्वेश्चन पूछा था। बाकी जो बीओडी वगैरह है, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, पोल्यूटिंग जोन्स इन द रिवर, वो वहाँ से इसने क्वेश्चन नहीं पूछे थे इस बार, ठीक है, सिवर्स वगैरह। तो लेकिन हो सकता है अगली दफ़ा जो है वो पूछे। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँगा पोल्यूशन कंट्रोल की, ठीक है, तो पोल्यूशन कंट्रोल से एक ही क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है और आगे भी यही ट्रेंड रहने वाला है। बट यहाँ से जो क्वेश्चन जो है वो आता है दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, वो एक अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, वो कुछ भी पूछ सकता है। कभी वो एयर पोल्यूशन में किसी भी एयर पोल्यूटेंट की कोई वैल्यू पूछेगा, ठीक है, या किसी भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछता है, ठीक है, या साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में कोई भी चीज़ पूछता है, तो वो आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। वो उतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है, अगर आप कुछ भी कर लोगे। तो ये एक मार्क्स जो है, ये आप मान लो कि ये हाथ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह से पिछली बार उसने पूछा था पोल्यूशन कंट्रोल से, जो एनवायरमेंटल कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें कायोटो प्रोटोकॉल आता है, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है, तो उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछी थी, ठीक है, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, तो जो शायद ही किसी को पता होगी, ठीक है। तो इतना डीप में तो हम नहीं पढ़ते हैं और पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल में अब इतनी सारी चीज़ें कवर होती है, तो कुछ भी वो वैल्यू पूछ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आना है वो एक ही आना है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा, बट उसके पीछे जो है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं बात करूँगा हाईवे इंजीनियरिंग की, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग को भी मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया, हाईवे इंजीनियरिंग और दूसरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग से एक ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और ओवरऑल हाईवे इंजीनियरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग को मिला करके 9 क्वेश्चन पूछे थे टोटल, ठीक है। वेटेज जो है सिलेबस के हिसाब से वो 10 है, सॉरी, सिलेबस के हिसाब से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10 है, बट यहाँ पे 9 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग से वो वही डिवाइसेस के बारे में पूछता है, ठीक है, जैसे कि स्पीड मेजरिंग डिवाइसेस हो गए, ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेस, तो स्पीड व्हीकल स्पीड मेजरमेंट डिवाइस के बारे में उसने पूछा था, ठीक है, लिडार गन, ठीक है, जो कि एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है आज, ट्रैफिक पुलिस भी यूज़ करती है। लिडार गन से हम डायरेक्टली उसको व्हीकल की तरफ, मूविंग व्हीकल की तरफ स्पॉट करके वो हमें स्पीड बताता है, ठीक है। और उस तरीके का एक गन जो है वो क्रिकेट में भी यूज़ होता है, जिससे हम क्रिकेट बॉल की स्पीड जो है वो इंस्टेंटली मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द पल्सड लेज़र, ठीक है, उसमें पल्सड लेज़र जो है वो यूज़ होती है। उससे पहले भी इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते थे वो रडार गन था, ठीक है, वो भी एक हैंड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट था रडार गन, बट वो उतना एक्यूरेट नहीं था, ठीक है। उसके बाद पल्सड लेज़र का यूज़ किया गया, ठीक है, लेज़र, तो ये लेज़र पे वर्क करता है बेसिकली लिडार गन, ठीक है, इसको हम लिडार गन बोलते हैं। तो बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ने इस पे भी जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर रही थी, ठीक है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पे भी ऑब्जेक्शन रेज कर दी थी कि भाई आपने ऑप्शन गलत दिया है, लिडार गन नहीं आएगा, इसमें रडार गन आएगा। बट उनको पता नहीं था कि भाई लिडार जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आजकल हर किसी सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड्स में एक्चुअल यूज़ होती है, ठीक है, सर्वेइंग में भी अब यूज़ होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये है। तो ये तो हो गया ट्रैफिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन। अब हम हाईवे इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे, तो हाईवे इंजीनियरिंग में हमारा आता है, एक तो होगी हिस्ट्री ऑफ रोड्स इन इंडिया, ठीक है। तो एक तो वो है, वहाँ से इसने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, जिसमें जो जयाकर कमेटी है, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं हम, ठीक है। तो वो आया था। दूसरा जो हाईवे ज्योमेट्री है, ठीक है, जितने भी उसमें एलिमेंट्स है, ग्रेडियंट, कैम्बर, कर्व्स, ठीक है, कर्व्स का डिज़ाइन, ठीक है,
जितनी भी चीज़ें हैं, तो वहाँ से उसने सिंपल चीज़ें पूछी थी। एक तो ग्रेडियंट और कैम्बर का रिलेशन पूछा था, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम वो कन्फ्यूजिंग भी है, ठीक है, तो वो उसने पूछा था। इसी तरीके से अर्थन रोड्स पे कैम्बर की वैल्यू क्या होती है वो पूछी थी, ठीक है। तो ये हो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा था उसने, दैट वाज द सिकेड एंड ओवरटर्निंग का इफेक्ट जो होता है कर्व पे, ठीक है ना। तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है वो क्या उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए, ठीक है, कर्व्स पे, हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। तो ये हाईवे ज्योमेट्री से ये कुछ क्वेश्चन उसने पूछ लिए थे। बाकी इसका जो दूसरा पार्ट है वो है पेमेंट डिज़ाइन, और उसमें भी फ्लेक्सिबल पेमेंट को वो ज़्यादा वेटेज देता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट से वो ज़्यादा पूछता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में पेमेंट डिज़ाइन से वो उसने जो क्वेश्चन पूछे थे, एक तो क्रैक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि जो एलिगेटर क्रैक होता है वो किससे अराइज होता है, ठीक है, उसका काज क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसने पूछ लिया। और बाकी जो इसने क्वेश्चन पूछ लिए थे पेमेंट डिज़ाइन थे वो सारे CBR के पूछ लिए थे, ठीक है, क्योंकि CBR जो है CBR मेथड हम यूज़ करते हैं जनरली फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करने में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो, ठीक है। तो CBR क्वेश्चन से बाकी 3 क्वेश्चन इसने पूछ लिए थे, ठीक है। एक में तो उसने पैरामीटर्स के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। दूसरा CBR वैल्यूज़ के बारे में, लोड्स, करस्पॉन्डिंग लोड्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये तो हो गया पूरा आपका हैवी इंजीनियरिंग। उसके बाद हम बात करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग की, ठीक है, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है हमारा। तो उससे भी बिल्कुल 10 मार्क्स का आया था, ठीक है, प्रॉपर 10 मार्क्स। तो रेलवे इंजीनियरिंग में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ है, तो वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है, बट पिछली बार जो है वो नहीं आया था वहाँ से क्वेश्चन। तो बाकी वियर ऑफ रेल्स जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्रीप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बट वो एक सिंपल क्वेश्चन आता है, तो वो पूछ लिया था उसने। इस तरीके से जो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, जितने भी गेज होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो पूछ ली थी, ठीक है, वो भी एक सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा रेलवेज से, तो जो क्रॉसिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स का टॉपिक है रेलवेज़ में, तो उससे भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए थे, जिसमें एक में फ्लैंज वे क्लियरेंस की डिस्टेंस उसकी डेफिनेशन पूछी थी, ठीक है, जो कि एक कन्फ्यूजन टाइप होती है, ठीक है। और दूसरा हिल डाइवर्जेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो पूछा था आपसे। और तीसरा आपसे क्रॉसिंग वैल्यू, क्रॉसिंग नंबर पूछा था, ठीक है, हाई स्पीड ट्रैक्स का क्रॉसिंग नंबर पूछा था आपसे। तो ये हो गया आपका रेलवेज़ का। और लास्ट क्वेश्चन जो आप रेलवेज से पूछा था, हाँ, इस रेलवे ज्योमेट्री से भी एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें ग्रेडियंट, रूरल एरियाज़ में ग्रेडियंट की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन पूछा था। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आपको रेलवे से, वो इसने पूछा था रेलवे इक्विपमेंट्स, ठीक है, रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स, जिसमें आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, ठीक है, जिनसे हम, ठीक है, ब्लास्ट पैकिंग करते हैं, ठीक है, रेल को बैंड करते हैं वगैरह, उसमें वायर क्रॉ बीटर मैलेट वगैरह आता है, ठीक है। तो उनके बारे में एक मैं द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली वो एक कन्फ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इसलिए उसने वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब आपको समझ आया होगा, ठीक है, ये आपका बिल्कुल एक ओवरऑल ब्रेकडाउन था, ठीक है, पूरे पेपर का ब्रेकडाउन, पूरा एनालिसिस और पोस्टमार्टम, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया। पूरी मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हर एक टॉपिक से बताई, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के और पर्टिकुलर टॉपिक्स से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वेटेज क्या रही थी, ठीक है, वो मैंने बताया। और मैंने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, पर्टिकुलर पॉइंट्स को हाईलाइट किया, जो कि आपको ज़रूरी ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। एक तो मैंने टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हाईलाइट किए, ठीक है, साथ साथ में हर किसी सब्जेक्ट के। और दूसरा मैंने आपको बताया कि उसका पैटर्न जो है वो क्वेश्चन पूछने का उसका पैटर्न क्या है, ठीक है ना, उसका क्राइटेरिया क्या है, कि वो आपसे एक तो रियल सिनेरियो बेसिस, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछता है, ठीक है। और दूसरा वो आपसे सिंपल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, तो बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पर क्वेश्चन जो है वो पूछता है। और तीसरा वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो आपकी चेक करता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट, तो यही उसका ओवरऑल क्राइटेरिया है, ठीक है। तो होप ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, ठीक है, बिल्कुल गौर से जो है वो वीडियो देखो, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको एक सिनेरियो समझ आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी वीडियो यहाँ पे आपके सामने अपलोड करता हूँ ना, तो उसका एक काज होता है, ठीक है।
और जब आप एक बार वीडियो जो है इसको अच्छे से देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी हेल्प हुई है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो, ठीक है, अगर आप ये चीज़ें गौर से जो है वो समझोगे, ठीक है। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।